नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। योगी आदित्यनाथ अपने नाम में योगी लगाते हैं और गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश हैं। वो तो पहले साधु संत हैं, मठाधीश हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री से उम्मीद की जाती है कि इतिहास का ज्ञान ठीक रखें और एक साधु से या एक मठाधीश से उम्मीद यह की जाती है कि धर्मशास्त्र जो होता है कम से कम उसकी नॉलेज ठीक ठाक रखें, वो उनको पता होना चाहिए। राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला, पैट्रियार्की पर हमला बोला। पैट्रियार्की किसी एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में औरत का दर्जा मर्द से नीचे ही रखा गया है। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको मानने को कोई तैयार नहीं होता है। सबको लगता है कि नहीं नहीं, उसके धर्म में तो औरत को बहुत ऊंचा रखा गया है। लेकिन मैं यहां धर्मों की बात नहीं कर रहा, वो कभी अलग से बात कर लूंगा, पैट्रियार्की पर कभी अलग से बात कर लूंगा। अब देखिए, जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला किया तो योगी आदित्यनाथ बाकायदा सामने आते हैं और राहुल गांधी को कुछ किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं। उसमें से एक अथर्ववेद है। वो सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर राहुल गांधी को रायबरेली के सांसद कहा। वो नेता विपक्ष भी हैं। आप अगर मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो वो भी नेता विपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। लेकिन जरा तर्क की बात कर लीजिए। अब मनुस्मृति को समझने के लिए ये कह रहे हैं अथर्ववेद की जरूरत है। इससे आपको क्या लग रहा होगा? इससे आपको लग रहा होगा कि मनुस्मृति जो है वो अथर्ववेद के पहले की रचना है। अथर्ववेद ने मनुस्मृति को कुछ समझाया है। आप जानते हैं कि 4 वेद हैं हमारे यहां, जिसमें से एक अथर्ववेद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शतपथ ब्राह्मण पढ़ लें। उनको लगा कि संस्कृत की 2 किताबों का नाम ले लेंगे तो सब घूम जाएंगे, क्योंकि आजकल कोई संस्कृत तो पढ़ता नहीं है। अब आप देखिए कि अथर्ववेद को कब लिखा गया। मैं कुछ आपको उदाहरण दे देता हूं जहां से आप देख सकते हैं। माइकल विजेल एक बड़े लेखक हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, हिंदुस्तान को बहुत कायदे से समझते हैं। उनका एक लेख है वेदास एंड उपनिषद्स। गेविन फ्लड की किताब है, गेविन फ्लड ने उसको एडिट किया है। किताब का नाम है द ब्लैकवेल कंपेनियन टू हिंदुइज्म। ब्लैकवेल से छपी है 2003 में। इसके 68 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो विजेल का कहना है कि अथर्ववेद 1200 से लेके 1000 BCE यानी ईसा पूर्व लिखा गया है, या उसके थोड़ा बाद में लिखा गया है। ऐसे ही अगर आप स्टेफनी डब्ल्यू जैमिसन और जोएल पी ब्रेंटन को देखेंगे, जिनकी किताब है द ऋग्वेदा या गाइड, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है 2014-2020 के बीच में, ये भी इस तरह की ही बात कहती है। तकरीबन 1200 से 1000 ईसा पूर्व होने की बात करती है। चलिए, आप कहेंगे ये सब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, तो मैं दयानंद सरस्वती की बात कर लेता हूं। उनकी किताब है वेद मंत्र। उसमें वो बताते हैं कि जब सृष्टि पैदा हुई, धरती पैदा हुई, तभी अथर्ववेद लिखा गया था। अतिरेक है, लेकिन चलिए। दीनानाथ शास्त्री एस्ट्रोनॉमी में बताते हैं 3 लाख साल पहले। अविनाश चंद्र दास बताते हैं जियोलॉजी में 25,000 ईसा पूर्व। बाल गंगाधर तिलक बताते हैं 6000 ईसा पूर्व। आरजी भंडारकर बताते हैं 6000 ईसा पूर्व। शंकर बालकृष्ण दीक्षित बताते हैं 3500 ईसा पूर्व। और एच जैकोबी बताते हैं 4500 ईसा पूर्व। और मैक्समुलर, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, वो बताते हैं 1200 ईसा पूर्व। अब जरा जोड़िए कि मनुस्मृति कब लिखी गई थी। मनुस्मृति के लिखे जाने को लेकर तकरीबन सबकी सहमति यह है कि आज से कोई 1800 साल पहले लिखी गई थी, बस। इससे ज्यादा पुरानी नहीं है मनुस्मृति। यानी बहुत क्लियर है कि अथर्ववेद पहले लिखा गया और मनुस्मृति उसके काफी बाद में लिखी गई है। ऐसे ही अगर शतपथ ब्राह्मण को भी देख लें तो वो भी 800 से 600 ईसा पूर्व लिखा गया है। यानी वो भी मनुस्मृति से पुराना है। अगर क्रम बनाए तो पहले अथर्ववेद पढ़ेगा, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण पढ़ेगा और उसके बाद मनुस्मृति बनेगी। तो जाहिर है, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी को ज्ञान तो दे रहे थे, लेकिन खुद सिर्फ इन ग्रंथों का नाम सुना है, इन ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं। ये तो हो गया धर्मशास्त्र का ज्ञान। ये क्लियर हो गया कि मनुस्मृति भले पढ़ी हो, लेकिन अथर्ववेद और ब्राह्मण शतपथ योगी आदित्यनाथ ने नहीं पढ़ा है। वरना उन्हें पता होता कि वो पहले लिखी गई है और जो किताब पहले लिखी गई है वो बाद की लिखी किताब को समझने में काम नहीं आती है। अब चलिए उनका इतिहास ज्ञान देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री हैं, एक कुर्सी पर बैठते हैं संवैधानिक, तो इतिहास पर जो बोलते हैं उसको भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए वो कितना सच है। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। तो आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मौलाना जौहर अली जो थे वो विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। अब मौलाना जौहर अली के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बताया जा सकता है कि जिस खानदान में पैदा हुए थे वो अंग्रेजों की मुखालिफत के लिए जाना जाता था। बताया जा सकता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बताया जा सकता है कि मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। लेकिन सबके बाद ये तो बताया ही जा सकता है कि 1931 यानी 1931 में उनकी डेथ हो गई थी। 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए थे और 1931 में गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था तब उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने अपना मशहूर बयान दिया था कि या तो मुझे आजादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दो। आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 1931 में मर गए थे। अब मुझे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ के इतिहासकार बताएं कि जो आदमी 1931 में मर गया था वो विभाजन के लिए कैसे जिम्मेदार हो गया, पाकिस्तान के लिए कैसे जिम्मेदार हो गया। 1931 तक तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं आया था। 1931 तक देश के बंटवारे या पाकिस्तान के बनाए जाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था। इकबाल को लेके भी लोग ऐसी ही बात करते हैं। इकबाल को भी पाकिस्तान का जनक बना देते हैं, जाने क्या क्या बना देते हैं। यह हकीकत है कि इकबाल की पाकिस्तान में प्रतिष्ठा है, इकबाल का तराना और बाकी सारी चीजें पाकिस्तान में प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, सब ठीक है। लेकिन इकबाल साहब तो पाकिस्तान का प्रस्ताव आने से पहले ही दुनिया फानी को अलविदा कह गए थे। बात यहां पे मौलाना जौहर अली की हो रही है, इसलिए ज्यादा बात मैं इकबाल साहब पे नहीं करूंगा, मोहम्मद इकबाल साहब पे अलग से बात कर लूंगा। लेकिन इनकी बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 1931 में मौलाना साहब की डेथ हो गई और उन्हीं के नाम पर आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनवाई है, तो जाहिर है कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ जिसका सबसे बड़ा रिश्ता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, जिन्ना साहब की तारीफ तो अडवाणी साहब कर चुके हैं और जिन्ना साहब की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ तो हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। सिंध की असेंबली थी, बंटवारे का प्रपोजल आया था जिसका विरोध, जिसकी मुखालफत हिंदू महासभा ने नहीं की थी। यह सब तो इतिहास में दर्ज है। तो जहां धर्म की बात आती है वहां अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण का नाम लेकर आप आते हैं, और हालत यह है कि अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण दोनों मनुस्मृति से पहले लिखे हुए हैं। और जहां इतिहास की बात आती है वहां मौलाना जौहर अली को आप कह देते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी मौत 1931 में हो गई थी। तो जाहिर है तब तक पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का प्रपोजल, देश के बंटवारे की कोई बात हुई ही नहीं थी। तब तो भगत सिंह जिंदा थे और भगत सिंह के पक्ष में जिन्ना
असेंबली के अंदर बयान दे रहे थे, तब तो कोई पाकिस्तान बन ही नहीं रहा था। मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं कर रही थी। तो भैया जौहर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार कैसे हो गए? तो हमारे देश में राजनीति के नाम पर क्या हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो एक पीठ के मठाधीश हैं, जो पीठ हमेशा से राजनीति करती रही है। इनके पहले महंत अवैधनाथ थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। उसके पहले जो महंत जी दिग्विजयनाथ थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप धार्मिक राजनीति में भी हैं और आप मठ के मठाधीश भी हैं। लेकिन ना आपको धर्मशास्त्र का पता है और ना ही आपको इतिहास का पता है। तो फिर जब मुख्यमंत्रियों का यह हाल है तो कंगना रनावत से क्या उम्मीद की जाए भाई, जो नई नई सांसद बनी है और सिनेमा में है। जो उनके खिलाफ है सबके ऊपर वो निशाना साध रही हैं, चाहे तापसी पन्नू हो, राखी सावंत हो, आशुतोष राणा हो, सोनू सूद हो या बाबा रामदेव हो। रामदेव और कंगना रनावत का तो पता नहीं क्या इस समय चल रहा है, उस पर जितनी कम बात करो उतना अच्छा है। वो कहती हैं कि अगर आप मेरी जिंदगी की 1% भी सफलता हासिल कर पाए हैं तब मेरे बारे में बोलिए। सफलता इतनी बड़ी चीज नहीं है कंगना रनावत जी, आपसे बहुत बहुत ज्यादा सफल लोग हैं। चाहे वो जावेद अख्तर साहब हों, चाहे नसरुद्दीन शाह साहब हों, इन्होंने जो सफलता जिंदगी में हासिल की है उसके नाखून बराबर सफलता भी आपके पास नहीं है। लेकिन आप तो इनके बारे में भी बोलती ही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जो सफलता हासिल की उसके तो आप आसपास नहीं है, लेकिन आप 2014 में देश को आजादी दिलवाती हैं। तो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में आए हुए लोग हों या बाकी हों, इस लेवल पर गिर गए हैं कि कई बार लगता है कि यार ये कैसे लोग सत्ता में आ गए, कैसे लोग उन कुर्सियों पर बैठ गए जहां कभी जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे, जहां कभी सरदार पटेल बैठा करते थे, गुलजारी लाल नंदा बैठा करते थे। ऐसे ऐसे लोग बैठा करते थे जहां मधुलिमय कभी बैठा करते थे, जॉर्ज फर्नांडीज कभी बैठा करते थे। वहां कैसे कैसे लोग बैठ रहे हैं क्या कहा जाए। डॉक्टर चंद्रभान गुप्ता जहां बैठा करते थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, वहां कैसे कैसे लोग बैठ रहे हैं क्या बताएं। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि यह पूरा देश ट्रोलिंग से चल रहा है। एक कोई एक्टर है कृति सैनन, मैं तो बहुत फिल्मों के बारे में नहीं जानता, उनका एक एड आया और एड के बाद कंगना लिखती हैं आज की महिला ग्लोबल महिला है। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी और बिकनी से सलवार समीज तक आज हमारे पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, फिर आप अपने भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगे? ये कंगना जी की भाषा है। मैं अपने चैनल पर वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता जिसमें वो खुद बिकनी या अंडरगारमेंट्स में हैं और मॉडर्न कपड़े, फिल्मों में काम किया है, मॉडर्न कपड़े पहनना नॉर्मल सी बात है, सब पहनते हैं आजकल। लेकिन हमला कर रही हैं अपने ही साथ की एक अभिनेत्री पे। यह बताता है कि आप इतनी इनसिक्योर हो गई हैं कि केवल दूसरों को गाली देकर आपको लगता है आपकी इज्जत बची रहेगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो महिला हैं कृति सैनन, जो एक्ट्रेस हैं, ये बनारस गई थी, वहां पर बाकायदा त्रिपुंड वगैरह लगाया था इन्होंने और उसके बाद मोदी जी की बहुत तारीफ की थी। तो ऐसा भी नहीं है कि इनकी पार्टी की विरोधी है। उसके बावजूद इस तरह का हमला, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्तर गिर चुका है और कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। और आप देखिए, जो महिला मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं, राहुल गांधी उनके बचाव में आते हैं, इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि महिलाएं जो चाहें पहने, उससे क्या फर्क पड़ता है। और मामला यहां तक पहुंचता है कि शायद राहुल गांधी के जो बयान, उनका जो आया, उनका जो पोस्ट आया, उससे शर्मिंदगी इतनी हुई कि जिस कंपनी ने विज्ञापन लगाया था उसने विज्ञापन हटा दिया या विज्ञापन हटवा दिया गया। ये सब देश में चल रहा है। जिन लोगों को चुनकर आपने गद्दी पर बिठाया है वो न्यू बेबी बॉर्न की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको याद ही होगा गिरिराज सिंह का, बच्चों के बीच में जाके कह रहे हैं न्यू बेबी बॉर्न हूं मैं। मुख्यमंत्री हैं जो अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन शायद खुद नहीं पढ़ा है। मौलाना जौहर अली हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। और हमारी कंगना रनावत जी हैं जो मिट्टी फेंको के खेल में पूरी ताकत के साथ लग गई हैं। तो अब इतने सब के बाद देश का भविष्य क्या होगा, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
बताइएगा मुझे कमेंट में आपको क्या लगता है ये सारा कुछ देखकर। मुझे जो लगा वो तो मैंने आपको बताया ही। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।